और आप टिकट किसने दिया? मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन कर दी, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, किस व्यक्ति ने दिया मुझे पता नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी ने। आपने किसको अप्रोच किया था? मैं यहाँ नौकरी करता था दिल्ली में, वहां से हटके हाँ प्रधानमंत्री कार्यालय में यहाँ था, सेक्रेटरी हाँ, सिक्योरिटी, उस पे भी मैं आऊंगा। हाँ तो यहाँ था मैं। हाँ। तो लोग जो मुझे मिले, You were approached or you approached someone? इट इज अ म्यूचुअल थिंग। How? लड़की और लड़की की शादी होती है कि लड़का पहले सर आप एग्जांपल बहुत देते हो। See, I was here, I was posted here, हाँ, और मैं नौकरी से रिटायर भी नहीं हुआ था। हाँ, मैं 4-5 महीने बचे थे, VRS लिया, तो रिटायर तो मैं हुआ ही नहीं था। I was in service when I got a ticket and when I got elected as a MP। ठीक है। तो लोगों से संपर्क हुआ, हम्म, और पार्टियों ने भी संपर्क किया, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम्म। एक ही पार्टी ने किया, और भी पार्टियां हैं, संपर्क किया, जो मुझे तो उचित लगा। उस जीत में आपको सबसे बिगेस्ट फैक्टर क्या लगता है 2014 की जीत में? मैं उस जिले का रहने वाला नहीं हूँ जहाँ से मैं पहले MP बना था। उस जिले में कभी नौकरी नहीं करी थी मैं, दौसा जिले में कभी नौकरी नहीं करी मैंने, किसी SP और इसके हिसाब से, DIG के हिसाब से। DG तो पूरा स्टेट का होता है, अलग बात थी। और ना वहाँ का रहने वाला हूँ, ना वोटर लिस्ट में जनता ने दिया। तो मैं मोदी जी का नाम मुंह से निलवाना चाह रहा था आपके। एक बड़ा मोदी फैक्टर था, आपको नहीं लगता कि वो उसने बहुत ज्यादा हेल्प किया आपको चुनाव जीतने में उस वक्त 2014 में? वो भी एक कारण था, वो भी एक कारण था, वो भी एक कारण था, मैं मानता हूँ एक इम्पोर्टेंट कारण था। Then you shifted into Congress in 2018. Yes, I left BJP. What's wrong? What went wrong? Nothing went wrong. See, one has to, एक होता है कोर्स करेक्शन। आई एम गोइंग इन अ पर्टिकुलर पाथ। कभी मुझे लगता है कि नहीं, शायद ये पार्ट बेहतर होगा। इट वाज अ पर्सनल डिसीजन, मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं करता। एंड वन थिंग यू कैन टेक फॉर श्योर, देयर इज नो एलिगेशन अगेंस्ट मी, नो वन कॉल्स मी दल बदलू इन द स्टेट और इन दिल्ली। बट यू आर मौसम वैज्ञानिक। नहीं, नो, आपको लगता है कि यहाँ से अब की बार बन सकते हैं? आप तो सेम कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव भी नहीं लड़ते। नहीं, 3 चुनाव लगातार जीता हूँ वहां से, दौसा से, और फिर आप दौसा जिला बदला है। अब उनियारा तो वही है ना, मेरी लोकसभा क्षेत्र में ही है। उनियारा से 2018 में MLA बना, फिर उनियारा से 2023 में MLA बना, 24 में MP बन गया। उसी जगह से मैंने कहाँ बदला, उसी जगह से। नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूंसी तो चेंज होता है। उनियारा कॉन्स्टिट्यूंसी से बता रहा हूँ ना आपको, उनियारा उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से दोबारा उनियारा से 2 बार वहां से लगातार, 18 में और 23 में, और 24 में जब MP बना हूँ, उसी का हिस्सा है टोंक सवाई माधोपुर का, जहाँ का मैं रहने वाला, उसी का उनियारा हिस्सा है, उसी लोकसभा का। हाँ मुझे तो वहां से ले लाऊंगा। तो फिर भी एक MP से MLA, उसमें थोड़ा सा बहुत फर्क होता है सर। अब सीट आप कह रहे हो ना, पद बदला है, आप कह रहे थे ना कॉन्स्टिट्यूंसी बदलते, मैं नहीं बदला। अच्छा, when you were the member of parliament with BJP, did you like the ideology of BJP at that time? राजनीति में व्यक्तिगत राय कम चलती है। उस पार्टी का जिसका मैं सदस्य रहा हूँ, उस पार्टी के बारे में मैं तो उसके खिलाफ नहीं बोलूंगा। अच्छा, मैं ये उचित नहीं रहेगा, मॉरल इट विल नॉट बी राइट, बिकॉज मैं इच्छा से गया था, मुझे कोई प्रलोभन पे गया, मैंने इच्छा से जिस पार्टी को ज्वाइन करी, उसके मैं क्या आरोप लगाऊं। पर हाँ, कुछ मतभेद थे, व्यक्तियों से मतभेद थे, इसके चलते मैंने महसूस किया कि मुझे अब मेरा समय हो गया, मुझे जाना चाहिए। इसीलिए मैंने कभी किसी पार्टी पे या किसी व्यक्ति पे आज तक नहीं कहा। मैं उस पार्टी का कैसे खिलाफ बोलूं जिसका मैं सदस्य रहा हूँ, जिसके नाम के टिकट चुनाव में मैं लड़ा हूँ, जिसको मुझे वोट मिले। मतभेद थे किसी से, व्यक्तिगत थे, तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं चलता हूँ, अलग चलता हूँ, आप रहो। कौन थे वो व्यक्तिगत? बहुत होते हैं। फिर भी आप ही की उससे कम्युनिटी से थे? कम्युनिटीज क्या होता है, सब कम्युनिटी के लोग वोट देते हैं, ये चलते रहते हैं। मतलब एक वहाँ ये चर्चा भी चलती है कि भाई किरोड़ी लाल मीणा जो थे वो आपके खिलाफ थे, और आपको ये लग रहा था कि अब की बार आपका चांस बहुत कम होगा टिकट का, तो आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। 2 साल पहले कौन बता सकता है किसका टिकट कटेगा? मुझे तो टिकट पार्टी ने कभी काटा नहीं। नहीं काटा, बिल्कुल ना मैंने तो काटा नहीं, और ना मैंने किसी ने कहा कि हमने इसका टिकट काट दिया, और किसी ने ये कहा कि अच्छा हुआ खराब आदमी था छोड़ गया। कोई एक आदमी बता दे राष्ट्रीय स्तर का या प्रदेश स्तर का जो कह दे कि खराब आदमी था, पीछे पार्टी छोड़ गया। ये मेरा निर्णय था। मैंने बीजेपी क्यों ज्वाइन करी, मेरा निर्णय था, मुझे कोई प्रलोभन तो नहीं था। क्यों छोड़ी, मेरा निर्णय था। मैं दोनों की जिम्मेवारी लेता हूँ, ज्वाइन करने की, ये तो है, मेरा निजी निर्णय है। सर आपने एक बड़ा खूबसूरत शब्द दोबारा इस्तेमाल किया, मतभेद और राजस्थान कांग्रेस। ये बड़े खूबसूरत एक दूसरे के संगी हैं। जैसे आप एग्जांपल दे रहे थे ना कि भाई कुछ तो ये बड़े संगी साथी हैं। राजस्थान कांग्रेस इज ए एंडलेस ड्रामा वेयर यू कैन नॉट हैव ए डल मोमेंट। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, क्या करते रहते हो आप लोग राजस्थान कांग्रेस में?
सरकार बना भी दी तो एक बंदा विपक्ष में ही है। हाँ, आप भी पायलट के साथ कौन से रिजॉर्ट में रुके थे? आप मानेसर हमें आए थे, बता रहा हूँ यार, रिसोर्ट का नाम, शहर का नाम याद है, मानेसर है हरियाणा में, वहाँ आए थे। क्या क्या मतभेद हो गए थे आप लोगों के? मैं मेरा बता सकता हूँ। हाँ। हम चेंज ऑफ लीडरशिप के लिए आए थे। We met the Congress High Command and we felt कि change of leadership, not a change of party. We met them one to one. प्रियंका जी थी, शायद एक माखन क्या, अजय माकन थे, एक सज्जनों कोई और थे, उनसे मिले, सामूहिक रूप से मिले, सबके सब एक साथ, अलग अलग नहीं मिले, वो बैठ गए तीनों और हम 20-25 आदमी एक एक करने सबने अपनी बात बताई, हमारा आने का उद्देश्य क्या था यहाँ, सबने ही कहा चेंज इन कांग्रेस लीडरशिप इन द स्टेट। उन्होंने सुनी, वापस चले गए। आप चेंज क्यों चाहते थे सर? ऐसा लगा कि जो जिस मुद्दों पर जनता ने हमें वोट दिया है कहीं वो पूरे नहीं हो रहे। उस टाइम हमारी सोच थी, उसको हमने देखा कि साहब इन चीज़ों पे हमको वोट मिला है और 1-1.5 साल हो गया, जनता में वो वादे पूरे नहीं हुए। तो आप किस लीडर के थ्रू आपको लगता था कि ये सारे वादे पूरे हो जाएंगे? किसको चेंज हमने नाम किसी का नहीं लिया कि इसको बनाओ, हमने कहा नेतृत्व वो तो हाईकमांड डिसाइड करेगा ना। हम तो आए थे जो तत्कालीन जो नेतृत्व था स्टेट कांग्रेस का, मैं नाम ले लेता हूँ, सचिन पायलट, वो आपका हो सकता है। मैंने तो कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया कि एक्स को बनाओ या वाई को बनाओ, वो पार्टी हाईकमांड का हरदम डिसीजन होता है। आप अपनी राय एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने ओपिनियन, कॉल तो वो लेंगे ना। तो उन्होंने ऐसा ना तो पूछा हमसे कि किसको बनाया जाए ना, हमने कहा हम हाईकमांड के ऊपर छोड़ते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन राजस्थान में किया जाए। हाउ डू यू सी सचिन पायलट एज ए पॉलिटिशियन? इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हाउ आई सी हिम। नो, योर पर्सनल ओपिनियन। नाइस यंग मैन। एंड व्हाट अबाउट द ओल्ड गार्ड? अशोक गहलोत साहब? इक्वली गुड, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, गुड पर्सन। तो आप चेंज क्यों चाह रहे थे फिर? पॉलिसीज, व्यक्तियों से हमें मतलब नहीं कि जो पॉलिसी, व्यक्ति तो ऊपर पॉलिसी बनाने वाला होता है ना सर। सामूहिक रूप से बनती है विधानसभा। नो नहीं ऐसा इंक्लूसिव लीडरशिप इज मिसनोमर। फील सो, डोंट यू फील सो? राजस्थान में अब तक मैं आपको बताता हूँ, जो भी मुख्यमंत्री बने राजस्थान प्रदेश में कोई समझ ही नहीं पाया। हमारे सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल जी सुखाड़िया, 16 या 17 साल, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। उसकी किसी को आज तक राजस्थान में पता नहीं किस जाति का था, ना उससे पहले कोई सुखाड़िया हुआ ना आज से बाद, मैंने तो देखा नहीं, कोई आपको देखे तो मुझे बताना। हमारे ब्राह्मण सीएम रहे, बनिया सीएम रहे, ठाकुर रहे, भैरव सिंह जी 3 बार रहे, मुसलमान रहे बरकतुल्ला खान जी, शेड्यूल कास्ट के रहे जगन्नाथ पाड़िया, कास्ट शिवचंद जी माथुर 2 बार। हमारे इसका ये नया जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं ना कास्ट का, इसका कास्ट पहले थी पर राजनीति में जातियां थी, जातिवाद नहीं था। अब जो हम नया देख रहे हैं 10-15-20 साल में ये बदलाव आ रहा है जो राजस्थान के बेसिक टेम्परामेंट के अगेंस्ट में, तासीर के अलग में जो बेसिक बिहेवियर है। राजस्थान का ऐसा नहीं था। तो मैं नहीं कहता अब राजस्थान वही है जो आज से 40 साल 50 साल पहले था। अब राजस्थान में बदलाव है, देश में बदलाव है, बट ये जो चेंज हो रहा है ना, इट इज नॉट गुड। ओके, आप किसी भी को, जिसको भी वोट दें, वोट आपका निजी मामला है, पर कृपया उसकी योग्यता पे, उसकी काबिलियत पे उस पर दें। जाति और बरादरी ऐसी चीज है ना तो कोई बदल सकता, और किस जाति में किसका जन्म होगा उसके हाथ में भी नहीं है। ठीक बात है। उसके एक्शंस उसके हाथ में, एक्शंस को जज करिए आप, जो निर्णय करो। तो ये मैं भी मानता हूँ ये थोड़ा दुखद है जो दौर निकल रहा है राजस्थान में। ओके सर, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मैंने बात करी, तो आपको कौन सबसे, दोनों में से कौन, आप जवाब नहीं दोगे फिर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ आपको दोनों में से कौन ज्यादा रेलेवेंट और बड़ा पॉलिटिशियन लगता है राजस्थान में? रेलेवेंट और बड़ा वो है जिसको जनता स्वीकार करे। इसका डेमोक्रेटिक तरीके से आप एमएलए को बुला लीजिए, यहाँ से आप चीफ मिनिस्टर बना देते हो जनता ने तो आपको वोट दिया, जनता तो मैं कह रहा हूँ अगर आप जनता, आज की डेमोक्रेसी में जनता तो सिर्फ एमएलए बनाती है, हाईकमान बनाते हैं ना चीफ मिनिस्टर। तो हाईकमान कभी आपके एमएलए की राय लेकर करना चाहिए, अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो है। जैसे आईएएस का एग्जाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज्ड टू अपॉइंट यू, पर परीक्षा के बेसिस पे करता है प्रेसिडेंट, किसी को दे देगा वो कागज? नहीं सर, तो वो हाईकमान निर्णय ले, एमएलए से पूछे वो क्या चाहते हैं, इसको बना दो। जैसे भजन लाल जी के लिए पर्ची आती है, वैसे कांग्रेस में पर्ची नहीं आता, बस नाम आ जाता है। तो ये कब होगा, कब आप लोग एक साथ बैठ के एक कॉफी टेबल पे, यार कॉफी टेबल बोल रहा हूँ, एक टेबल पे बैठ के कब करोगे कि भाई यार बंद करो यार ये ड्रामा, साथ में मिलके चुनाव लड़ते हैं?
या ये नहीं होगा? होगा, अवश्य होगा। कब? अवश्य होगा। जब लेकिन वो बुढ़े भविष्य हो में जाएंगे 90 साल के, नहीं होने देंगे आपको, 90 साल का नहीं होने देंगे आपको। पहले ही फैसला हो जाएगा, क्योंकि एवरी पासिंग डे आदमी कुछ न कुछ सीखता है, नया दिन होता है। जो पुरानी चीज हो, गया दिन है, उससे आप सीखते हो अगला दिन मेरा बेहतर कैसे हो। तो राजस्थान की जनता भी ठीक है, गरीब है पिछली है, पर वो भी समझदार है और काफी लेसन उन्होंने ले लिए होंगे। उनको भी पता लग गया होगा भाई हमें क्या करना है, हम किस तरह के नेतृत्व चाहते हैं और जिसको राजस्थान की जनता चाहेगी। पर ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, राजस्थान का नेतृत्व जातियों के आधार पर नहीं होना चाहिए, काबिलियत के आधार पर, जिसको सब स्वीकार करें, चाहे उसका 1 वोट हो चाहे उसके 100 वोट हो। मैं एग्री करता हूँ सर आपसे इस बात से, पर मैं ये थोड़ी सी बात कहूँगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। राजस्थान में घूमते हैं तो यहाँ से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि देयर इज ए गाय एंड वेरी यंग एनर्जेटिक गाय कॉल्ड सचिन पायलट, इसको क्यों नहीं आला कमान इनको कमान देता है। पर जब राजस्थान में जाके देखते हैं तो लगता है कि यार ये तो थोड़े थोड़े एरिया के लीडर हैं सचिन पायलट, असली लीडर तो गहलोत है, तो कैसे कमान दे दे? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? माय ओपिनियन इज जो सबको एक्सेप्टेबल हो वो लीड करे। You can't lead groups, you can't lead factions, you have to lead the people. And people includes everyone. मेरे को आंसर मिल गया, शायद लोगों को भी मिल गया। 2024 में जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, उसके बाद 4-5 MPs आप राहुल गांधी जी से मिले, और राहुल गांधी जी से मिलके आपने एक बात कही कि आपको अगर कोई भी ये कहे कि राजस्थान कांग्रेस में इस लीडर की वजह से जीती है, उस लीडर की वजह से जीती है, ये मानना मत। राजस्थान में जितने भी MP बने हैं ये सारे के सारे कांग्रेस के वोट से बने हैं। मैं मानता हूँ, दृढ़ विश्वास है मेरा। हमें कांग्रेस विचारधारा के वोट मिले, कांग्रेस विचारधारा के जो लोग थे उन्होंने दिए, और ये मोदी जी का नारा था 400 पार, इससे पीड़ित जो गरीब तबके थे उन्होंने ठोक के दिया कि भाई अगर आपने इसको दे दिया, संविधान बदलेगा, आरक्षण समाप्त करेगा, आरक्षण बचाओ। तो हमको मोदी विरोधी वोट से, मोदी की नीतियों के, मतलब मोदी व्यक्ति नहीं, मोदी नीतियों की विरोध में, और कांग्रेस का भाई कि सबको साथ लेके चलती है, गरीबों का भी ध्यान रखती है, सबके लिए, उस हिसाब से वोट मिले। ओके सर, आप प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ आपने उनके सिक्योरिटी इंचार्ज रहे, सेक्रेटरी सिक्योरिटी, कैबिनेट सेक्रेटरी में, तो किस तरीके की पर्सनैलिटी थी? कोई एक्सपीरियंस बताइए ना प्लीज। उन जैसा राजनीतिक जीवन मैंने कोई भला आदमी, सज्जन आदमी देखा नहीं। मैं रोज जैसे मेरे मिनिस्टर थे उनसे मिलने जाता था, कुछ न कुछ सीख के आता था। ऐसा भला आदमी, नॉलेजेबल आदमी और सज्जन, जितनी मैं उनकी तारीफ करूं उतनी कम है। अच्छा, कोई आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे, बातचीत होती थी? मैं उनके स्तर का था, मैं सेक्रेटरी, देश के प्रधानमंत्री, पर वो मुझे, एक तो जैसे मैं जाता कभी, प्राइम मिनिस्टर से खड़े रह के बात करते हैं अधिकारी, मीना जी बैठिए। अच्छा। तो एक बार उन्होंने वैसे कहा चाय पियोगे, मैं सर आप पियो, तो मैं तो नहीं पीता, वैसे मैं भी नहीं पीऊंगा। फिर मुझे चाय पिला के भेजा, तुम पीते हो तो पी के जाओ। अच्छा। इतने बड़े आदमी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं तो 1 मिनट के लिए, तो मैं तो उनका जितना सम्मान करता हूँ। और मैं जब बीजेपी का MP बन के गया 2014 में, फिर भी मैं पार्टी को बताया मैं मनमोहन सिंह जी को कॉल ऑन करूंगा। मैं साहब उनकी मैच है, वो तो कांग्रेस के, मैं साहब जो भी है मेरे बॉस रहे, और मैं उनको एक आदरणीय व्यक्ति मानता हूँ ना, एक डिग्निफाइड तरीके से आप उनको देखते। सर मेरे को याद आया, आपने किसी एक बार MLA को पीट दिया था थाने वाले में? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, तो आरोप लगते रहते हैं, कौन किसको पीटता है। डंडे से मारे, थप्पड़ मारे थे? हर केस न्यायालय में जाता है, न्यायालय में न्याय होता है। न्यायालय से पहले वाली बात बताओ ना सर। नहीं, ऐसा नहीं, आरोप लगते रहते हैं पुलिस की नौकरी में, जिसका काम नहीं हो कुछ भी आरोप लगा देता है। नहीं, कोई किसी को पीटने का तो इलीगल है। आप सर नेता से ज्यादा डिप्लोमेटिक हो गए हो, बहुत कम सदे हुए तुले हुए शब्दों में जवाब दे रहे हो आप। कोई आरोप लगा देता, कुछ भी लगा दे, आरोप के कोई अंत है क्या? थप्पड़ मारे थे, मुक्के मारे थे, लत मारे थे, क्या? मुझे याद नहीं है, तो मुझे कोई याद नहीं। ऐसा कोई हो सकता है क्या? ऐसा कोई हो सकता है क्या? होता है, आपको नहीं लगता? मैं तो किसी के मारे नहीं, अब कोई करता होगा तो वो जाने। मैं तो किसी आपने सर अपने ब्रदर के खिलाफ चुनाव लड़ा 2014 का, तो आप भाई से पहले मिल के आए कि भाई चुनाव लड़ना पड़ रहा है, क्या सीन था? मेरे भाई सिटिंग MP थे 10 साल से लगातार, सवाई माधोपुर से, जहाँ का मैं निवासी हूँ। तो मेरी पार्टी वहाँ मुझे टिकट दे रही थी, सवाई माधोपुर। तो मैंने कहा मैं नहीं लूंगा, मेरा भाई वहाँ से सिटिंग MP है, 10 साल का लगा था, वहाँ से मैं टिकट नहीं लूंगा, क्योंकि ठीक उचित नहीं रहेगा। तो कहा लोगों को तकलीफ है कोई, अगर आप मुझे टिकट देना है, मैं वहाँ, उसके अलावा कहीं मैं हारूं या जीतूं वो बात नहीं है, पर जब सामने सिटिंग MP है, मैं कैसे लड़ूंगा जाकर? और भाई है वहाँ, तो उन्होंने दूसरी जगह दे दिया, तो मैं वहां चले गया, हाँ प्रचार कर रहा था, भाई साहब वहां आगे पीछे पीछे। तो मैं लड़ा है, वो लड़ा है, तो मुझे पता नहीं, पर जब मैंने फॉर्म नॉमिनेशन भरा था, जो वो कैंडिडेट नहीं थे, और ना उन्होंने पर्चा दाखिल किया था,
तो आपकी बात तो हुई होगी खूब होती है, अभी भी होती है। कि भाई आप तब क्या बोला कि ले भाई आमने सामने आ गए सौदा। क्या बात, ऐसे होती रहती है बातें। सर 2014 में ये बड़ा स्ट्रिक्ट और क्रिटिसिज्म वाला क्वेश्चन है। 2014 में आपने जब एमपी का चुनाव लड़ा था तो आपने जो अपना वो भरते ना पैसे, तो उसमें 6 करोड़ दिखाया था। 24 में 23 करोड़ हो चुके हैं आपके। फिर इतने पैसे कमा लिए आपने, 3-4 गुना। मैंने, मेरे पिताजी की अगर आप देखो, जयपुर में मकान है मेरे पिताजी का जो सन 65-70 में खरीदा है। हाँ, उन्होंने 7 लाख में खरीदा होगा। हाँ। अब उसकी कीमत 100 करोड़ है। मैं क्या करूं? 10 साल में इतने बढ़ गई वो। जयपुर देखो, आपने शहर देखो, मैंने कोई 1 बीघा वसंत एनक्लेव में भी आपके प्लॉट है। वसंत इसमें एनक्लेव प्लॉट, उसे डीडीए का फ्लैट है। मैंने 78 में लॉटरी में खरीदा था, डीडीए में जब आईपीएस भर्ती हुआ था। उस वही रेट है। अब उसकी कीमत तो अगर बाजार रेट 5 करोड़ होगी तो होगी, मैं क्या करूँ उसको? मुझे लॉटरी में मिला है, डीडीए का ऑथराइज्ड एज अ ऑफिसर, आई अप्लाइड फॉर इट। होते हैं ऑक्शन एसएफएस की, उसमें दिया, अप्लाई किया उसकी। अगर मैंने 1 भी बीघा जमीन खरीदी हो, उसका तो मैं दे सकता हूँ। अब मेरी प्रॉपर्टी की सोना मैंने 200 रुपए तोले खरीदा था और 10,000 हो गया तो हो गया। तो सर 10 साल में इतना थोड़ी ना बढ़ जाता है। देख लो आप, मैंने क्या ऐड किया मुझे बताओ। एमपी बनने के बाद क्या ऐड किया? या नौकरी में आने के बाद 5 बीघा जमीन खरीदी। अब बाप की जमीन है उसको छोड़ दूं? नहीं, वो तो कोई नहीं छोड़ता। अब जयपुर में मकान है, अब जो मेरे फादर का मकान एंसेस्ट्रल है आपके। हाँ, अब उसकी लोग कहते हैं साहब 200 करोड़ का हो गया। मैं हो गया तो अब वो 2 साल बाद 500 का हो जाएगा, मैं क्या करूँ उसका? है वो इट इज ऑन रिकॉर्ड। लोग कहते हैं साहब आपका मकान 500 करोड़ का, आप तो मैं क्या करूँ उसका? मेरे फादर का 5 भाइयों का, पर मेरे भी। सुखबीर जौनपुरिया की प्रॉपर्टी 143 करोड़ है, जिसने आपके सामने चुनाव लड़ा। मुझे पता नहीं उसकी कितनी है, आपने फिर भी देखा होगा, मैं देख रहा था। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। मैंने उसका हाँ सुना है, पैसे वाला आदमी, दिल्ली का कोई है, हरियाणा का, दिल्ली का यहाँ पैसे वाला आदमी। आपके बारे में भी ये कहते हैं सर कि भाई पैसे वैसे इनके पास में है। मैंने कब कहा? मेरे पास जितने हैं मेरे बाप के पास भी थे, मेरे दादा के पास उतने मेरे पास भी है। हाँ। सर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जो पॉलिटिक्स में आते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ ये होती है कि वो बहुत रिजर्व्ड रहते हैं ना, तो वो सुनते हैं किसी की, ना वो मानते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं हमने तो सारी दुनिया देख ली, सारी दुनिया के ऊपर राज कर लिया। एक पता नहीं उनको इतना मेगलोमैनिक फील क्यों हो जाता है, हालांकि वो उनसे बिल्कुल अलग फील्ड में आ रहे हैं, फिर भी वो मतलब सुनना पसंद ही नहीं करते और इतने रिजर्व्ड हो जाते हैं कि वो अपनी जनता से ही कट जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? हर आदमी की एक पृष्ठभूमि होती है। जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली के रहने वाले हो, 50 कॉलेज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। हर कॉलेज के लड़के का कैरेक्टर अलग होगा। दयाल सिंह वाले का अलग होगा, हिंदू कॉलेज वाले का अलग होगा, स्टीफेंस वाले का अलग होगा, एलएसआर वाले का अलग होगा, जेएनयू वाले का अलग होगा ना। मैं आपको याद आता है, एलएसआर में लड़कियां पढ़ती हैं, ये एलएसआर में है, ये बोल रही है जिसका भी होगा ना। देन फैमिली बैकग्राउंड, एक्सपोजर, कंपनी, देयर सो मेनी थिंग्स टू इट। तो मैं इसका कुछ नहीं कह रहा, यूनिवर्सिटी वही है, तो पॉलिटिक्स वही है। सब आदमी अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग प्रदेश से आते हैं, अलग एक्सपीरियंसेस भी हैं उनके, अनुभव भी अलग अलग हैं सबके। तो सबका समान विचारधारा होना सवाल ही नहीं है, और ये अच्छी बात है। समान विचारधारा घातक है नहीं, वाइब्रेंसी होनी चाहिए, वाइब्रेंसी होनी चाहिए। वी शुड हैव दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर ओपिनियंस। अगर आप एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन को आप सप्रेस करोगे, इट इज नॉट हेल्दी फॉर एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इन ए फैमिली सुन लो, उसके बाद जो भी डिसीजन लेगा सबको मानना चाहिए, पर एक्सप्रेस करना कि सब एक ही विचारधारा के हो, एक ही तरीके हो। जैसे बहुत सारे नेता कुर्ता पजामा पहनते हैं, मैं नहीं पहनता हूँ। लोगों की भी तकलीफ है, आप कुर्ते पजामा बात है ना सर, क्यों नहीं पहनते? पर आप गमछा तो डालते हो, वो गमछा पसीने आते हैं, राजस्थान में आते हैं तो उसको किससे घसने से डालता हूँ? राजस्थान में पसीने आती है, धूल उड़ती है, उसको तो मैं सिर पे तो नहीं बांधता उसको। नहीं, किरोड़ी लाल के जैसे है। नहीं, किसी की नहीं, मैं किसी का कुछ नहीं कहता, मैं तो मेरा बता रहा हूँ। तो आई एम कंफर्टेबल। तो मैं जनता, लोग कहते हैं मेरे से कि हम क्यों नहीं पहनते, मैं कहा आपने मेरे कपड़ों को वोट दिया है, मुझे दिया है, कपड़े बदलने से मेरे विचार थोड़ी बदलेंगे। तो राजनीति विचार की होती है, विचारधारा की होती है, विकास की होती है। इसमें कपड़े का, लत्ते का, जाति का, धर्म का तो स्थान ही नहीं है, और लोगों ने उसकी राजनीति बना दी। ये भी है, जैकेट होता है ऐसी पहनोगे, इसके रंग के पहनोगे, ये भी मैं कुछ नहीं कहता, बट अगर ऐसा होता है तो गलत है। सही बात है सर। एक डिप्लोमेट से मेरी एक बार बात हुई, तो वहां से 2-4 पॉलिटिशियन जा रहे थे कुर्ता पजामा पहन के, तो वो डिप्लोमेट कहता है कि दोज पीपल हु वियर्स दिस कुर्ता पजामा इन इंडिया आर वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल एंड रिच आल्सो। तो
सर एक बड़ी खूबसूरत बात मेरे को आपके बारे में लगी, तो मैं अब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपकी तारीफ करता हूँ मैं। आपने अपना एमपी लेट्स का जो फंड है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, मतलब आपने दिया है, और उसमें गर्ल्स के एम्पावरमेंट के लिए लड़कियों के स्कूल्स बनाना, तो ये इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ इसके पीछे हम्म शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। हम्म 100 सैकड़ों मेरे भाई बंधु होंगे, मेरे हम्म परिवार के लोग हम्म जो गांव में खेती करते हैं, लघु एवं सीमांत किसान हैं, हम्म कुछ मजदूर भी होंगे, हम्म पर इस शिक्षा ने ही वो शक्ति दी हमको हम्म जो यहाँ पहुँचे। तो मेरा मानना है बिना शिक्षा के किसी भी देश का, किसी भी समाज का, क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। तो प्राथमिकता शिक्षा ही होनी चाहिए। हम्म और दूसरी, महिला शिक्षा ही क्यों, हम्म अगर आप किसी भी परिवार में देखें, खासतौर से भारत के ग्रामीण परिवार में हम्म जो कृषि आधारित हम्म वो हैं, जो घर का मुखिया होता है, पिता होता है, वो हम्म तो अपने खेती के काम से दिन भर खेतों में रहता है। हम्म बच्चा 5, 6, 7 साल का स्कूल जाता है, तो हम्म 3, 4, 5 घंटे स्कूल चलती है, उसके बाद घर आ जाता है। ठीक बात। पिताजी तो शाम को आएंगे। हम्म तो स्कूल में जितनी शिक्षा ग्रहण करनी थी उसको, जैसे भी वो ले ली। अब आ गया वो 17-18 घंटे बचे, हम्म किसके साथ रहता है? माँ के साथ। हम्म माँ अशिक्षित है, अज्ञानी है, उसको क्या देगी? तो घर की महिला अगर घर में रहे हम्म और जागरूक है, शिक्षित है, हम्म उसको संस्कार देगी। शिक्षा तो स्कूल और कॉलेज में मिल जाएगी, संस्कार घर में मिलते हैं। हम्म और शिक्षा का, संस्कार का जब मिश्रण होगा, जब भी हमारा विकास होगा। हम्म आप बहुत सारे शिक्षित लोग अपराध में भी देखोगे, गलत काम भी कर रहे हैं। ठीक तो बात। मैं कहता हूँ संस्कारित नहीं है। हम्म और बहुत लोग हैं जो शिक्षित, फॉर्मल डिग्री नहीं है, एमए नहीं है, वो हम्म गलत काम नहीं करते क्योंकि उनमें संस्कार अच्छे। हम्म तो हमारे देश में, हमारे परिवारों में, हमारे में, समाज में हम्म शिक्षा का, संस्कार का, इसलिए मैं महिला को देता हूँ। हम्म इसलिए नहीं वो नौकरी करे, वो हम्म कहीं भी शिक्षित महिला घर में भी बैठेगी, खेत में भी बैठेगी, हम्म वो एक बेहतर काम करेगी। और एक बेहतर ह्यूमन बनाएगी और सोसाइटी को डेवलप करेगी। इसलिए मेरा शिक्षा का वो है। पर सर एक चीज मेरे को ये समझ नहीं आती, ये जितने भी हिंदुस्तान के एमपीज हैं इनको ये 5 करोड़ रुपए दे देते हैं हर साल के। 5 करोड़ रुपए से क्या होता है? अब जैसे कि, ब्रजेंद्र सिंह हिसार से एमपी थे, आईएएस से, उन्होंने मेरे एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे अ, इंग्लैंड के एक एमएलए में, मतलब सॉरी, इंडिया के एक एमएलए में इंग्लैंड के 3 एमपी बनते हैं। वहां पे 70,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, यहाँ पे तो एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी 1.5 लाख 2 लाख के आसपास होती है, राजस्थान में और 3 लाख मेंबर वोट ऑफ थे, पार्लियामेंट, हाँ 3 लाख, और एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी 20 लाख 25 लाख, 22%। बंदा पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक। तो इसको आप किस तरीके से, इस चैलेंज को किस तरीके से आप ये सॉल्व अपर्याप्त करोगे? है, हाँ। अपर्याप्त है, कह रहा हूँ। इसमें आवश्यकता है। राजस्थान में एक एमएलए हम्म को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं सालाना, हम्म उसकी निधि। हम्म और एक एमपी के क्षेत्र में हम्म 8 एमएलए होते हैं। हमारे 200 एमएलए हैं, 25 एमपी हैं, और एमपी को भी 5 करोड़ वो रुपए 5 करोड़ मिलते हैं। हाँ। पर मैं विकास को सिर्फ धन से ही नहीं जोड़ता। हम्म अगर मैं मेरे यूथ को, हम्म शिक्षा तो जैसी वो लेगा, अगर सही रास्ते पे डाल दूं, हम्म तो मैं इनके विचारों को बदल करता हूँ कि भाई जैसे आप गाँव में देखो, हम्म आबादी बढ़ेगी यहाँ की, हम्म ये नेचुरल प्रोसेस है। ना, ठीक बात जब है। काम की रेट ऑफ ग्रोथ ये रहेगी, हम्म जमीनें आपकी घटेंगी, बंटवारा होगा, ये है वो है। हम्म नहीं, सरकारी नौकरियां कम हो रही है वर्तमान व्यवस्था में। हम्म तो इसके अतिरिक्त क्या आप कैसे रहोगे? राजस्थान में ये स्थिति हो गई सर, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, हम्म अगर बच्चे के पास सरकारी नौकरी नहीं, उसको शादी भी नहीं करेगा कोई। प्राइवेट नौकरी तो नौकरी नहीं मानते, नहीं मानते, वहां तो कंसिडर ही नहीं करते। करती नहीं कर। और फौजी होगा तो पक्की कर देंगे शादी। नौकरी जिसके पास भी हो, हाँ। अब वो सब चीज़ें कम हो रही है ना। तो ये एक चैलेंज है हमारे पास, सोशल चैलेंज। हम्म तो मैं बच्चों को यही समझाता हूँ, भाई कुछ भी करो आप, हम्म ऐसा करो। तो आपके, हमारे सिस्टम में ये माँ बाप बहुत आस कर लेते हैं अपनी औलाद से, तो पूरा घर लगा दिया इस पर, कहीं पढ़ ले, मैं 2 रोटी जगह खा लूंगा, तू भाई दोनों टाइम का अच्छे कपड़े पहन। और उस पर कितने क्या गुजरती होगी जब उसका लड़का बेरोजगार हो जाता है, नौकरी नहीं मिलती। तो इन बच्चों को समझाता हूँ मैं। तो स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, ज़्यादातर मैं, मेरा जनसंपर्क है स्कूलों में, कॉलेजों में होता है। मैं, आपको इसने माँ बाप ने भेजा इसलिए आए हो, कहाँ वो गरीब हैं, आप उनके प्रति क्या जवाब देंगे? आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो दिल्ली में जहाँ पर हम बैठे हैं, कोई बच्चा बाहर से पढ़ने आता है, बच्चा है बच्ची, 15-20 हज़ार रुपये मिनिमम उसके खर्चे होंगे, किराए का मकान, खाना पीना, कपड़ा, ट्रैवलिंग और जो भी। अब उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। आज प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, टीचर्स हैं, मुझे लगता नहीं 25-30 हज़ार से ज़्यादा कोई तनख्वाह देता है। और इस टाइम एज स्टूडेंट आप अकेले हो,
जब आप बड़े हो जाओगे, माँ बाप बुजुर्ग होंगे, उनको भी आप पैसा दोगे, खुद की शादी होगी, खुद के बच्चे, 30,000 में कैसे चलेगा घर? हाँ तो कुछ तो सोचो, इट इज अ चैलेंज, तो फाइंड अ वे आउट। घर पे हाथ में हाथ धर के बैठने तो पानी पड़ेगी। तो मैं बताता हूँ, स्वरोजगार भी रोजगार है। सरकारी नौकरी खुद करो अगर नहीं मिल रही तो, और उसके लिए भी पैसे चाहिए। जो भी है, जो सरकारी योजना है उनसे लीजिए, लोन्स लीजिए, जो भी आपको करना है, बट सर्वाइव तो करना है ना। ठीक बात है। तो व्हाट इज आपके पास आमदनी का और क्या जरिया है ग्रामीण बच्चे के पास? गांव में तो कोई रोजगार है नहीं। ठीक बात है। आज पूर्वी राजस्थान का, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जो किसान अपना 90% किसानों के पास 4-4, 5-5 बीघा जमीन है, वो इकोनॉमिकली अनवाइबल है। ना तो उस पर वो ट्रैक्टर चला सकता, लोन ही नहीं मिलेगा, तो क्या कमाएगा? ना ट्यूबवेल लगा सकता, अगर कहीं से लोन लेके आएगा, खेती कितनी होती है 5 बीघा, होएगा क्या 5 बीघा में? क्या बचाएगा क्या? तो ऐसी स्थिति होगी, हमारे खेती अनवाइबल हो गई इकोनॉमिकली। तो अब करें क्या? वो हम सबको मिलकर चिंता करना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है? स्किल डेवलपमेंट है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलवाया तो सही आपने अपने एरिया में। बच्चे लें, बच्चे तो पहले कहते हैं साहब इसमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये स्किल डेवलपमेंट है स्वरोजगार के लिए, कि इसमें लेके स्किल्स डेवलप करो और खुद का काम करो। तो हमारी मानसिकता बदलनी पड़ेगी ना हमको। हम अब तक रोजगार मान रहे थे सरकारी नौकरी को, आज निजीकरण हो गया पूरे व्यवस्था में, तो सरकारी नौकरी तो नहीं है। पर सरकार को भी थोड़े बहुत नौकरी तो देनी पड़ेगी। चलो सर हटाओ इसको, ठीक है, लेट इट। सर एक मैं ये चीज देखता हूँ कि एमपी जो होते हैं ना, वो इतने बेफालतू के काम करते रहते हैं। बेफालतू के काम का मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। कोई आएगा, मेरा थाने में फोन कर दो जी, मेरा ये कर दो जी, मेरा वो कर दो जी, मेरा कमरा बुक करवा दो गेस्ट हाउस में, मैं तारा वर्कर हूँ, मेरा ये छोरा लगवा दियो। या मतलब जो काम पब्लिक में एडमिनिस्ट्रेशन को करने चाहिए, वो काम तो सारे एमपी के हिस्से दे रखे हैं। जो काम एमपी को करने चाहिए वो एमपी को पता ही नहीं कि करना क्या है। तो उसको ये होता है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने पर्सनल कॉन्डोलेंसेस पे जाना है, और साथ ही साथ में कॉन्डोलेंसेस पे जाके थाने में फोन कर देना है, मैं दोबारा इलेक्ट हो जाऊंगा। ये किस तरीके का समाज और किस तरीके के नेता हम सेव कर रहे हैं, और स्पेशली एमपीज। मैं मेरे बारे में बताता हूँ। मेरे पास कोई पुलिस के लिए फोन करने के लिए आता है, मैं ज्यादातर मना करता हूँ उस आदमी को मुंह पे। नहीं सर, आई एम सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें ड्रॉबैक है, वो हमारा सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तो बंदा जाएगा कहाँ? मैं उसको समझाता हूँ, किसी भी मुकदमे में दो पक्ष होते हैं, एक पीड़ित पक्ष, एक आरोपित पक्ष, एक विक्टिम, एक अक्यूज्ड, दो होते हैं ना। एक आदमी मेरे पास आ गया कि साहब थाने में टेलीफोन करो, मेरे साथ ये हुआ है, तो मैं कहता हूँ भाई मैं कर दूंगा, पर दूसरी पक्ष को चलाओ। एक पक्ष को सुन के मैं कैसे फोन करूंगा? वो न्याय होगा अन्याय होगा? तो लोग मेरी राय से तो ठीक है कि साहब आपका नियम ठीक, तो दोनों आ जाओ, सुन लूंगा 5 मिनट, और जो मुझे उचित लगे कर दूंगा, तुम्हारे सामने करूंगा। एक आदमी के कहने से मैं फोन कर दूं, मुझे पता नहीं दूसरे का क्या है। आज बच्चों के हमारे झगड़े हैं, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, किसी ने छोड़ दिया, जो भी तरीके के हैं, और वो आरोप भी लगाते थे, मैं तो नहीं पता, तुम्हारा पारिवारिक मामला है, दोनों मेरे पास आओ, दोनों की मैं बात सुनूंगा, और जो मेरी समझ में आएगी आपके सामने कर दूंगा। तो हमको समझाना है उनको। उनकी आदतें ऐसी पड़ी हो कि जाए एमएलए के, एमपी के पास, उठाते हुआ फोन, तो फोन में मुझे परहेज नहीं है, पर सुन तो लूं किस बारे में फोन कर रहा हूँ, इससे अहित होगा या हित होगा किसी का। मैं सर उस गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ जिसका बेचारे का जस्टिस होता ही नहीं है उसको फोन के सहारे। उसका तो काम करना पड़ता है ना एमपी को, कि भाई इसकी ये आपस में लड़ाई चल रही है या आपस में कुछ हो रहा है। आपने तो चलो एक पुलिसिंग सिस्टम के हिसाब से बता दिया कि भाई मैं तो दोनों बंदे करके दोनों को सामने बिठा के फिर फोन करूंगा। तो मेरा एक लार्जर एस्पेक्ट ये था कि जो काम सिस्टम के हैं वो एमपीज कर रहे हैं, तो इसको कैसे आप ठीक करोगे? मैं मेरा बता सकता हूँ। हाँ। अभी हमारे क्षेत्र में करौली जिले में गांव है डावड़ा, उस गांव के चीफ सेक्रेटरी हैं अभी बिहार में, अमृतलाल मीणा, उसके गांव में एक महिला को, युवा महिला को बुरी तरह से मारा, हाथ पैर काट दिए, और 20-22 साल की बच्ची थी, मार दी। लोगों ने समाज के नाम पे पार्टी के धरने वरने ये आंदोलन, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, पर हमारे हिस्सा ही है, मतलब रिश्तेदारी मेरी जाति के लोग हैं, कि सब लोग नेता गए, आप नहीं गए। नहीं भाई, मैं किस लिए जाऊंगा वहाँ, मैं क्या करूँ वहाँ जाके? परिवार में 2 भाइयों का बंटवारा हुआ था जमीन का,
किसने कम दिया, चलता ही रहता है भाई, मुझे कम दिया, ये खेत अच्छा नहीं दिया, ये झगड़े होते हैं उसमें। बुरा हुआ किसी महिला को मारा, पर परिवार के झगड़े में मुझे क्या हैसियत है? किसने मुझे ऑथराइज किया किसी परिवार के झगड़े में पड़ूं कि साहब वो गया था, वो तो गया, ये गया, मैं क्या करूंगा इसमें? जो दोष दिन की घटना है, सबने देखा है, पुलिस अपने आप पकड़ेगी। मैं कैसे आपके परिवार के झगड़े में कैसे पढ़ूं? तो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा निजी झगड़ा है, उसको नेता को करना ही नहीं चाहिए। आप नेतागिरी करो, जनता के हित के, स्कूल खुलवाओ, कॉलेज खुलवाओ, हॉस्पिटल खुलवाओ, ये करो ना बात। हाँ ठीक बात है। और उसको ये हो गया, शांत हो गया, उसकी शादी हो गई। शादी ब्याह एक निजी मामला होता है, पारिवारिक मामला होता है, जैसा मैं समझता हूँ। हमको सार्वजनिक लोगों को क्यों बुलाते हो उसमें? उसमें जाना चाहिए उसको जो उसके परिवार का सदस्य हो। एक दिन में 20 शादी अटेंड कर ली, भाई ज़्यादा आप किसी को जानते हो, हाजिरी लगा रहे हो, तो ये भी राजनीति है। हाँ, तो मैं उस पक्ष का नहीं राजनीति, और कितना टाइम का वेस्ट है, सारा का सारा मैनेजमेंट, रिसोर्सेज और पूरा का पूरा, और एक नेता आगे फिर 5 को हराना पड़ता है। ये तो चला जाते गया। हैं जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट पेइंग, मैं इसमें नहीं हूँ। ओके। मैं अगर कोई मेरा परिचित है, निजी जानकार है, मेरे रिश्तेदार है, जरूर जाऊंगा, मेरे साथ वो है कार्यकर्ता। पर सबकी कोई मुहूर्त तो एक दिन निकलता है, ये मुहूर्त सबसे अच्छा है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेरे 2 जिले हैं, टोंक और सवाई माधोपुर, तो मैं कितना भी कर लूं 50 ब्याह 50 तो बहुत कम बता रहे हो। ओके। तो ये लोगों ने बना रखा है, पर मैं किसी के खिलाफ भी नहीं, जो जाते हैं अच्छी बात है, वो जाएं, पर मैं इसको नहीं मानता हूँ कि हमको चुना है लोगों ने विकास के लिए, और ये शादी में ब्याह में जाने इसका विकास से बहुत कम संबंध है। ऑब्वियसली ये बड़ी पर्सनल चीज है। ही आल्सो वांट टू आस्क एक्चुअली दे वो पूछो। सर आपने गर्ल्स के लिए इतना काम किया है एजुकेशन में, तो सर मेरा ये मानना है कि जो लिटरेसी है और जो नॉलेज है उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। सर आप जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन तो प्रोवाइड कर रहे हैं, पर जैसे मैं हरियाणा से हूँ, मैं देख रही हूँ कि टीचर जाते हैं और बच्चे वहाँ पे, पूरे स्कूल में 20 बच्चे हैं, तो उनकी एजुकेशन पे इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जो पेरेंट्स है वो चाहते ही नहीं है कि हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में जाएं, तो उनको प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ रहा है, व्हिच इज वेरी एक्सपेंसिव। I fully understand and appreciate your point. सर गवर्नमेंट और मतलब कि क्या एफर्ट्स लगा सकते हैं हम अपनी तरफ से टू एनहांस दैट नंबर ऑफ वुमेन्स इन दिस काइंड ऑफ स्कूल? मैं आपको बताऊं, मैं पहले 2014 में दौसा से एमपी बना था। तो एमपी को उस टाइम होता था सेंट्रल स्कूल में इतने एडमिशन करा सकते हो, तो कोटा था 7 या 10 या 12 का जितने। तो जिस दिन आप शपथ लेते हो, एक पर्ची आती है, कोई लोकसभा का स्टाफ आता है, सबको एक एक पर्ची देता है, साहब इसमें 3 दिन में 10-10 नाम भर के दे देना। तो मैं चूंकि पहली बार ही एमपी बना था, तो मैंने कहा दे दे, अभी तो पूछूंगा किसी से। मैंने वो पर्ची ले ली, जो सबको दे रहा था मुझे भी दे देंगे। वो 2-1 घंटे बाद आया वही आदमी कि साहब आप पर्ची वापस दीजिए। मैं क्या हो गया? कि साहब तो दौसा से हो, राजस्थान के वहाँ, कि आपके तो वहाँ सेंट्रल स्कूल है ही नहीं, तो फिर मुझे क्यों दी पर्ची? फिर तो वो सबको दे रहे थे। फिर मैं अब तो पर्ची वापस नहीं दूंगा। मैं ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमपी हूँ जिसमें सेंट्रल स्कूल नहीं है, और वहाँ के जितने एमपी बने सब केंद्र में मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री। राज बहादुर जी आपने जानते हो, नेहरू जी के कैबिनेट में मिनिस्टर थे वहाँ से। नवल किशोर शर्मा जी, राजेश पायलट जी, सचिन पायलट जी, उसमें, और 8 विधानसभा, 3 जिले की कॉन्स्टिट्यूंसी है, 5 तो दौसा की है, बस्सी और 4 जयपुर की। एक स्कूल नहीं। मैं कि उस जिले का रहने वाला नहीं था, मैं ऐसा कैसे हो सकता है? स्कूल ही नहीं है, केंद्रीय विद्यालय। मैं उस पर्ची को लेके, स्मृति ईरानी जी वो थी शिक्षा मंत्री, मैं थोड़ा उनसा मतभेद भी हुआ, थोड़ा आखिर में मैं कहा जी देखो मैं अब आया हूँ, स्कूल तो लेके जाऊंगा। उनको भी शायद जो भी था, फिर अच्छा मेरा वो नहीं है। फिर मैंने कहा मैडम मैं आया हूँ और मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, तो बच्चों का है। केंद्रीय विद्यालय में अच्छी शिक्षा होती है, सीबीएसई का बोर्ड होता है। बहरहाल उन्होंने दे दी। तो वो मना क्यों कर रही थी? उनका ये था कि इसका प्रोसीजर होता है, पहले हम सब स्टेट से मांगेंगे, इंडिया के स्टेट्स लिस्ट बना के अपने भेजेंगे, उनमें से हम चूज करेंगे। वो फंसा देंगे आपको उसी में चक्कर में। मतलब लंबा प्रोसेस होता है ना, नॉट दैट उन्होंने इस तरह से बना किया है। तो मैंने कहा बहुत लंबा समय लग जाए, आज मैं पहली बार जीत के आऊँ कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्या लेके जाऊँ? हाँ ठीक बात है। तो मेरा वो सोच था, मैं पहली बार एमपी बना था। एमपी वो भी पहली बार ही बनी थी, बहुत पुरानी नहीं थी, पर चलो मंत्री थी। कुछ दिनों बाद वो हट गई, मेरे तो स्कूल खुल गई। तो दूसरे मंत्री बने वो जावड़ेकर जी, प्रकाश जावड़ेकर। हाँ, तो मैं घूमता मैं साहब मेरे एक सेंट्रल स्कूल खोलो। अरे मीना जी यार 6 महीने पहले तो आपके खोलिए। मैं वो तो पुराने मंत्री ने खोली, आपने क्या दूसरी खुलवा ली मैंने बांधी कोई में। तो मैं इस तरह से शिक्षा को, मतलब मेरा जो स्ट्रगल है उसमें नो वन कैन फाइंड फॉल्ट, इट्स कॉमन गुड, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो है नहीं। तो हमको करना चाहिए। अब मैंने 3 कॉलेज खुलवाए जब एमएलए था, मेरी उनियारा कॉलेज, तीनों गर्ल्स कॉलेज,
लोगों ने मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया, ये चाहता है बच्चे हमारे नहीं पढ़े, लड़कियां ही पढ़े। मैं कि बच्चा तो भाई जो कॉलेज 10 किलोमीटर दूर है वहां चले जाएगा, कॉलेज कहीं कहीं तो है ना, लड़की थोड़ी ना जा पाएगी। लड़की नहीं भेजेंगे बहुत सारे 12वीं के बाद, सिटी बस नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, रात को अनसेफ है, वो घर उसमें हो जाए। तो लोग इस तरह के लोग हैं। जिस कॉलेज का मैंने एक का उद्घाटन किया उसके पत्थर तोड़ दिए, गर्ल्स कॉलेज का, और हमारी लड़कियां बिगड़ जाएंगी, वो तो फलानों के लड़कों के साथ चली जाएगी। मैं कहा भाई मैं तो इसके एक तो लड़कियों की बिगड़ने की को मतलब अपने प्रेस्टीज के साथ पता नहीं कैसे क्यों जोड़ लेते हैं अज्ञानता। सोसाइटी। मैं कहता हूं इग्नोरेंट पीपल, खराब नहीं है, जैसे इनकी सोच है